Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss KNN algorithm. Firstly, we'll go through the theory part and see how this algorithm works. Then we'll move on to the practical implementation. Let's get started. Let us consider one example. There are two classes. एक तो एक स्टार हो गया और एक सर्कल हो गया. अभी हमारे पास टेस्ट डेटा आया तो अभी किसको किसको बिलोंग करेगा, स्टार को करेगा या फिर ये सर्कल को करेगा, वो हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस KNN एल्गोरिथम. अभी हमारे पास ये टेस्ट डेटा तो आ गया. अब इसको असाइन कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द डेटा एंड दिस टेस्ट डेटा. विद रिस्पेक्ट टू दिस टेस्ट डेटा पूरा डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जितना भी डेटा है विद रिस्पेक्ट टू दिस टेस्ट डेटा. देन एक केस सेट करेंगे. के क्या हो गया? के एक पॉइंट हो गया. अब ये टेस्ट डेटा के अराउंड कितना डेटा कंसिडर करना है हम लोग को टोटल. फॉर एग्जांपल हम लोग ने इधर 5 कंसिडर किया, तो ये टेस्ट डेटा के अराउंड मिनिमम डिस्टेंस जिसका रहेगा वो 5 डेटा पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करेंगे. ओके, जैसे कि हम लोग ने इधर 5 लिया तो फिर दे आर टोटली वी आर कंसिडरिंग 1 2 3 4 5. दिस कैन बी आइदर स्टार और सर्कल. ओके, अभी हम लोग ने ये 5 क्यों कंसिडर किया? ये हम लोग चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू, के का वैल्यू 5 6 7 8 एनीथिंग यू वांट. अभी हम लोग को ये टेस्ट डेटा को असाइन करना है वेदर इट बिलोंग्स टू दिस स्टार क्लास और दिस सर्कल. ओके, तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टार इज इक्वल टू, अभी ये 5 हम लोग ने कंसिडर 5 डेटा पॉइंट्स कंसिडर किया, उसमें से स्टार कितना है? 2 है, और टोटल हम लोग ने 5 कंसिडर किया था, 2/5. वैसे ही हम लोग सर्कल का कंसिडर करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट डेटा बीइंग अ सर्कल इज इक्वल टू, अभी इधर हम लोग के पास कितना है? 1 2 3, तो 3 सर्कल है टोटल अपॉन के कंसिडर किया हम लोग ने 5. अभी एल्गोरिथम क्या करेगा? ये दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेगा. अभी 2/5 कम होता है 3/5 से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग दिस टेस्ट डेटा और सर्कल इज ग्रेटर, तो ये टेस्ट डेटा सर्कल को असाइन हो जाएगा. हम लोग क्या बोलेंगे? ये टेस्ट डेटा सर्कल है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज टेकन. ओके, अभी हम लोग ने एक डिस्टेंस फाइंड किया. अब ये डिस्टेंस हम लोग बहुत सारे मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिडियन डिस्टेंस हो गया, देन वी हैव मैनहट्टन डिस्टेंस, और एक होता है हैमिंग डिस्टेंस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कैटेगरिकल फीचर्स. ओके, तो फिर उसका फॉर्मूला क्या है? यूक्लिडियन डिस्टेंस का रूट ऑफ b1 माइनस, अभी हम लोग ने इधर a और b का एग्जांपल लिया है, हम लोग को फाइंड करना है a और b के बीच में कितना डिस्टेंस है. तो हम लोग क्या असाइन करेंगे? 2D प्लॉट में हम लोग बोलेंगे कि ये b1 है, ये b2 है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस. वैसे ही a पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. तो b1 माइनस a1 द होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस a2 द होल स्क्वायर और अंडर रूट. वैसे ही मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसके लिए हम लोग मॉडुलस यूज़ करते हैं. b1 माइनस a1 प्लस b2 माइनस a2 का मॉडुलस. अभी मैनहट्टन का एग्जांपल कैसे कंसिडर करेंगे? अभी एक ओला है, एक पर्सन को मुंबई से लोनावाला जाना है. ओके, फ्रॉम मुंबई टू लोनावाला. अभी हम लोग का रास्ता रोड है जो हमेशा थोड़ी ना स्ट्रेट रहेगा, डायरेक्टली थोड़ी ना पहुँचाएगा, जिगजैग रहेगा और ऐसा डिस्टेंस रहेगा, ऐसा 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 डिस्टेंस रहेगा. ये लोनावाला पहुँचेंगे, ये मुंबई है. अभी ये डिस्टेंस हम लोग
यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड करेंगे ऐसा। बट उबर क्या करेगा, ओला क्या करेगा, उसको पूरा रोड मैप चाहिए टू कैलकुलेट द प्राइस, पर किलोमीटर के हिसाब से निकलते हैं। ओके, तो हम इसको पूरा डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग के जब भी मैनहट्टन, हम लोग तभी ना उधर मैनहट्टन डिस्टेंस यूज होता है इन द बैक एंड to calculate the total kilometers and accordingly उसका प्राइस जनरेट होता है। ओके, एंड ऑल्सो it is less more influenced by the outliers. Euclidean distance and Manhattan distance is very less influenced by the outliers. Overall, KNN algorithm is not affected by outliers because अभी इधर एक outlier समझ लो, ये point है, एक सर्कल है इधर, बट हमारा डेटा सेट जो टेस्ट डेटा वो तो इधर ही है, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस हम लोग फाइंड करके की का या साइन करेंगे ना कि इसका तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन ये आएगा ही ना सिनेरियो में कि इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दिस टेस्ट डेटा के लिए हम लोग मिनिमम डिस्टेंस इधर फाइंड करेंगे, जितना भी मिनिमम डिस्टेंस वाला डेटा इसके आसपास है वो कंसिडर करेंगे की का वैल्यू अकॉर्डिंग टू की। तो आउटलायर इसका इधर प्ले नहीं कर रहा है कुछ रोल, तो आउटलायर इट इज वेरी लेस अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स दिस एल्गोरिथम। अभी हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इट कैन बी यूज फॉर बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। यस ट्रू, क्लासिफिकेशन के लिए देखा हम लोग ने के वैल्यू कंसिडर किया, अकॉर्डिंगली अगर जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो क्लास को असाइन होगा। इन रिग्रेशन विल टेक द एवरेज ऑफ दिस 5, then we have it is very simple and easy to implement. True, we have to find only the distance, mathematics behind the algorithm is easy. Yes, probability nikal rahe, there is no need to find create a model or do hyperparameter tuning. True, there is no time, not much time cost in training phase. Yes, ट्रेनिंग में हम लोग से कोऑर्डिनेट ही निकाल रहे हैं। देन डिसएडवांटेज क्या होगा, फाइंडिंग द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ के। तो हम लोग को ये के का वैल्यू कितना रखना चाहिए वो डिसाइड, एक डेटा साइंटिस्ट का टाइम इधर ही जाएगा। ओके, it takes lot of time to compute distance between each test sample and all the training samples. Yes, because जब भी एक टेस्ट डेटा आएगा, एक टेस्ट डेटा आया उसका उसके रिस्पेक्ट में पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये पूरा डिस्टेंस उसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे ना। अभी हर एक टेस्ट डेटा का डिस्टेंस बार बार चेंज होगा, राइट। अभी ये दूसरा टेस्ट डेटा ऐसा आएगा तो इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो हर एक टेस्ट डेटा आएगा तभी उसका डिस्टेंस हम लोग बार बार कैलकुलेट करेंगे, तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा और उसको स्टोर करने के लिए भी ज़्यादा स्पेस लगेगा, राइट। सो इधर वही लिखा है, इट इज़ अ लेजी लर्नर। जब भी टेस्ट डेटा आएगा तभी कैलकुलेट करेगा वो, इट इज़ फोर एंड दिस एल्गोरिथम is a lazy learner, so every time one predicts a test value it follows the same steps again and again। बार बार टेस्ट डेटा आएगा उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। Since we have to store all the training set for every test data, it requires a lot of space। मैंने बोला हर एक टेस्ट डेटा का हम लोग का डिस्टेंस हर एक सेव करना पड़ेगा हम लोग को, तो स्पेस ज़्यादा लगेगा। और ये डायमेंशनल डेटा, देर आर इफ देर आर मोर इंडिपेंडेंट फीचर्स, so it is not suitable for that and expensive in testing phase। so distance, ये तो वही पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। okay, and now we'll move on to the practical implementation part। okay, here I've imported all the libraries, numpy, pandas, matplotlib and seaborn for data visualization। Then using pandas read CSV method, I have loaded this data, CSV data, social network ads। So let us see what is this data.
It contains user ID, gender, age, estimated salary, purchased. So based on this four feature, we are predicting a person will buy a product or not. It is in the form of zeros and ones. So it is a classification problem. Here we are only getting two outputs. Zero, either he will buy, or he or she will not buy. Okay, then I split the data set into train and test part in order to evaluate our model. Test size I've kept as 20% and other 80% is used for training purpose. After this, I have scaled my data. Then using sklearn, I have imported k-neighbors classifier. So KNN is also used for regression problem, but as it is a classification problem statement, so we have imported classifier. So I have created one instance classifier of this class k-neighbors classifier and kept k value as 5. You can change this value as you want. Then I fitted my training data to this instance. Okay, then using my X test I've predicted. Let us see what is this ypred. So it contains zeros and ones. He will buy a product or not. Okay. So now we will see how our model performed using confusion matrix. This confusion matrix I have explained in the previous video. You can watch over there. So we are getting true positive as 51, true negative as 15, and these all are the errors. Okay, as I've not executed this scaling part, you're getting 14 values as incorrect. Let us see if I perform the scaling error, how much scaling part, how much error I will get. Okay, let us run once again all this. So here you can see with the help of the scaling we are decreasing our error. So sometimes it is important to scale the values. Okay, so our accuracy is around 95%. So this same problem statement we have seen in logistic regression, there we were getting around 87% as our accuracy, but here we are getting 95%. So KNN is performing better than logistic regression. So we can plot this KNN. So it will take some time. It will find the distance and accordingly it will assign the values. So in total we got around 4 data as incorrect, right? So here you can see this is the first, this is the second point, this is the third point, and this one is the fourth point. So in this red area we are getting green value. Okay, so you can use this graphical method to visualize your KNN, how it is performing. Then also you can visualize your confusion matrix using Seaborn heat map method. Okay, so this was it from my side. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. And if you want more topics to be covered, please comment it down below. I will make that video first. Okay, thank you.